कभी कॉकरोच बाहर आते हैं तो कभी कॉकरोचों को सपोर्ट करने वाले। देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका नाम एक जमाने में बोफोर्स कांड को एक्सपोज करने के लिए जाना जाता था, वो आज एक 3 हफ्ते पुरानी सैटारिकल पार्टी का समर्थन कर रही हैं। उनका नाम है चित्रा सुब्रमण्यम और वो लिख रही है कि ये नई पार्टी कुछ जरूरी पकड़ रही है कि इनकी सफलता से देश में जड़ से बदलाव आएगा और सबसे बढ़कर कि वो इसकी तुलना जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से कर रही है। अब जरा रुकिए, जिस पार्टी की वो बात कर रही है उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। एक पूर्व आप कार्यकर्ता ने व्यंग्य के जरिए नया प्रोटेस्ट खड़ा करने और केजरीवाल की पार्टी लाइन को यूथ से एक रिबेल के रूप में जोड़ने के लिए बना ली। लेकिन सवाल ये नहीं कि सीजेपी क्या है, वो तो हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, पर अभी हमारा सवाल ये है कि अचानक चित्रा सुब्रमण्यम को इनमें क्या दिख गया। इसका जवाब समझना है तो पहले ये समझना होगा कि बोफोर्स असल में क्या था, और उससे भी जरूरी ये कि उस पूरे कांड का सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ। देखिए, साल 1986 में भारत के तत्कालीन थल सेना प्रमुख थे जनरल के सुंदर जी, एक विजनरी सैन्य रणनीतिकार जो भारतीय सेना को 21वीं सदी के लिए तैयार करना चाहते थे। उनका सपना था कि भारतीय तोपखाना यानी आर्टिलरी पूरी तरह आधुनिक हो जाए। पुरानी पड़ चुकी तोपों की जगह 155 mm होइट्स भारतीय सेना को मिले। ये एक ऐसी तोप है जो दुश्मन को 30 किलोमीटर दूर से भी तबाह कर सकती थी और जो पहाड़ों में भी उतनी ही कारगर हो जितनी मैदान में। जनरल सुंदर जी की योजना सिर्फ 410 तोपें खरीदने तक सीमित नहीं थी। असली मकसद था स्वीडन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और भारत खुद इन्हें बनाना शुरू करे। यानी एक डील नहीं बल्कि हमारे देश के लिए एक पूरा रक्षा आत्मनिर्भरता का कार्यक्रम था। इसके बाद स्वीडिश कंपनी बोफोर्स एबी से 1447 करोड़ रुपए का सौदा भी हुआ। 410 तोपें मंगाई गई और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा भी। यह उस दौर का सबसे बड़ा रक्षा सौदा था। लेकिन फिर 1987 में स्वीडिश रेडियो पर एक खबर आती है। बोफोर्स ने यह सौदा पक्का करने के लिए रिश्वत दी थी, मतलब कि सौदे में भ्रष्टाचार हुआ था। बिचौलियों को, दलालों को पैसे दिए गए थे और इसमें सरकार के बड़े नाम भी शामिल बताए गए। घोटालों की रकम थी करीब 64 करोड़ रुपए। चित्रा सुब्रमण्यम उन दिनों द हिंदू के लिए जिनेवा में फ्रीलांस काम करती थी। उन्होंने इस खबर को उठाया, 350 से ज्यादा गोपनीय स्विस डॉक्यूमेंट्स हासिल किए और एक के बाद एक खुलासे किए। जाहिर था कि भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस सरकार के बड़े नाम सामने आ रहे थे, राजीव गांधी सहित। तो 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिर गई। यहाँ तक की कहानी आप जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये है, रिश्वत हुई ये सच है, लेकिन उस रिश्वत का इस्तेमाल एक ऐसी आग भड़काने के लिए हुआ जिसने भारत की रक्षा आधुनिकता को 20 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी रिश्वत लेकर सिर्फ अकाउंट नहीं भरे जा रहे थे, बल्कि देश के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को अगले 20 सालों तक रोक दिया गया था। इसको ऐसे समझिए, जनरल सुंदर जी की वो पूरी योजना थी कि 155 mm को स्टैंडर्ड आर्टिलरी कैलिबरी बनाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडिजीनियस प्रोडक्शन, सब धरी की धरी रह गई। 410 में से सिर्फ 400 तोपें आई, बाकी का सौदा रद्द हो गया। और सबसे बड़ी तबाही ये हुई कि 1987 के बाद अगले 23 साल तक भारत ने एक भी नई तोप नहीं खरीदी। सोचिए, 23 साल। इस बीच पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ते रहे और भारतीय आर्टिलरी उन्हीं पुरानी तोपों से काम चलाती रही। और इसका नुकसान किसे हुआ? हमारी सेना को। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। पहाड़ों पर पाकिस्तानी घुसपैठिए थे और हमारे जवानों को भारी तोप खाने की जरूरत थी। उस वक्त जो 400 बोफोर्स तोपें थी, उनमें से स्पेयर पार्ट्स होने की वजह से सिर्फ 100 तोपें काम की हालत में थी। बाकी 300 को कैनिबलाइज करके उन 100 को चलाने लायक बनाया गया। इन्हीं 100 तोपों ने कारगिल जिताया, लेकिन ये जीत उस भारी कीमत पर आई जो हमने बोफोर्स स्कैंडल के बाद चुकाई थी। यानी रिश्वत लेने वाले तो बच गए, सजा मिली भारतीय सेना को। अब असली सवाल यह है कि चित्रा सुब्रमण्यम की भूमिका इस पूरी कहानी में क्या थी। उर्दू में एक शब्द है मोहरा, शतरंज का वो मोहरा जो खेलता है लेकिन जिसे पता नहीं कि उसे कौन चला रहा है। अंग्रेजी में उसे यूजफुल इडियट कहते हैं, लेकिन हम वो नहीं कहेंगे। देखिए, चित्रा सुब्रमण्यम को जो जानकारी मिली वो आधी अधूरी थी, शायद जानबूझकर आधी अधूरी थी। उन्हें रिश्वत का सच दिखाया गया, लेकिन उस रिश्वत के पीछे की पूरी तस्वीर नहीं दिखाई गई। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जो खबर तोड़ी उसे सिर्फ एक भ्रष्टाचार के आरोप वाली सरकार तो गिरा दी, पर पूरी सच्चाई सामने नहीं आई कि कैसे इसका मकसद असल में भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के पूरे कार्यक्रम को ध्वस्त करना था। और फिर इसके बाद भी केस आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो जानकारी दी गई वो इतनी केयरफुली क्यूरेटेड थी कि असली दोषी कभी पकड़ में ही नहीं आए। या कहिए कि कांग्रेस सरकार में केस इस तरह से चला कि दोषी कभी अदालत में पेश तक नहीं हो पाए, और चित्रा सुब्रमण्यम ने इस पर रिपोर्टिंग करना भी ठीक नहीं समझा। इस पूरे कांड का सबसे अहम किरदार था ओत्तोवियो क्वात्रोची, एक इटालियन बिजनेसमैन जो राजीव गांधी और सोनिया गांधी का करीबी दोस्त था। उस पर आरोप था कि उसने बिचौलिए की भूमिका निभाई और लाखों डॉलर की रिश्वत उसके खातों में गई। 1993 में क्वात्रोची चुपचाप भारत छोड़कर निकल गया।
सीबीआई को जैसे भनक भी नहीं लगी, या लगी तो आंखें मूंद ली गई। 1997 में स्विट्जरलैंड ने भारत सरकार को गोपनीय बैंक दस्तावेज सौंपे, सबूत और मजबूत हो गए, लेकिन मुकदमा आगे नहीं बढ़ा। 2002 में भारत ने मलेशिया से क्वात्रोची की एक्स्ट्राडिक्शन की मांग की। मलेशिया की अदालत ने खारिज कर दिया। सीबीआई का केस इतना कमजोर था कि विदेशी अदालत ने माना ही नहीं। 2006 में, और ये सबसे चौंकाने वाला मोड़ है, यूपीए सरकार के दौर में क्वात्रोची के लंदन के बैंक खातों को अनफ्रीज करवा दिया गया। यानी जो पैसा रिश्वत का सबूत था वो निकाल लिया गया, पैसा गया और सबूत भी। 2007 में इंटरपोल ने उसे अर्जेंटीना में पकड़ा, एक आखिरी मौका था उसे वापस लाने का, लेकिन सीबीआई फिर एक्स्ट्राडिक्शन का केस हार गई। 2009 में सीबीआई ने खुद अदालत में अर्जी दी कि क्वात्रोची के खिलाफ मुकदमा वापस लेना है। 2011 में अदालत ने मान लिया, क्वात्रोची बरी हो गया। 2013 में वो मिलान में मर गया, एक दिन भी भारतीय अदालत में पेश नहीं हुआ। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज ने उस वक्त जो कहा वो दर्ज है कि इस केस में मेलाफाइड इंटेंशन से, इसमें कोई शक नहीं। 30 साल, एक भी सजा नहीं, एक भी मुख्य आरोपी जेल नहीं गया। अब सोचिए, जो पत्रकार इस कांड की जन्मदाता थी, जिसके पास सबूत थे, जो खुद कहती थी कि स्विस डॉक्यूमेंट्स के बक्से अभी भी अनओपन पड़े हैं, वो इन 30 सालों में कहाँ थी? चित्रा सुब्रमण्यम जिनेवा में थी, सीएसडी कंसल्टिंग चला रही थी, डब्ल्यूएचओ के साथ पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स चला रही थी, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रही थी, एक आरामदेह जीवन बिता रही थी। 2025 में उनकी किताब आई, बोफोर्स गेट, अ जर्नलिस्ट परस्यूट ऑफ ट्रूथ। खबर तोड़ने के 38 साल बाद किताब के लॉन्च पर दिल्ली में 30 से कम लोग थे, और उस लॉन्च पर उन्होंने खुद स्वीकार किया कि दस्तावेज अभी भी अनओपन पड़े हैं। ये सुनकर एक पल के लिए रुके, दस्तावेज अभी भी अनओपन है, और जो पत्रकार उन दस्तावेजों की सबसे बड़ी जानकार थी, उन्होंने 3 दशक में उन्हें खुलवाने के लिए कोई मुहिम नहीं चलाई। और जब किताब लिखी गई तो पाठकों को उम्मीद थी कि उसमें बोफोर्स घोटाले के आखिरी छोर तक पहुंचने की कहानी होगी, दलालों के चेहरे बेनकाब होंगे। लेकिन अजीब बात है, उस पूरी किताब में बोफोर्स का मुख्य मुद्दा धीरे धीरे कहीं खो गया। पूरी किताब में क्या था? केवल उनकी व्यक्तिगत दास्तान कि वो कब प्रेग्नेंट हुई, उनकी बेटी कैसे बड़ी हुई, उनके पति का क्या रोल था, और उनके निजी जीवन के संघर्ष। सवाल उठता है, क्या इस केस को जानबूझकर लॉजिकल एंड तक पहुंचने ही नहीं दिया गया? क्या बोफोर्स की पूरी जांच को सिर्फ एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था कि देश के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को रोका जा सके, और जैसे ही हुआ केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? और क्या चित्रा सुब्रमण्यम, जो ईमानदारी से पत्रकारिता करने का दम्भ भरती आई, वो दरअसल एक अनजान औजार थी जिन्हें आधी अधूरी जानकारी देकर एक बड़े खेल में इस्तेमाल किया गया? आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्रोनोलॉजी साफ समझ आती है। 2014 में चित्रा सुब्रमण्यम ने द न्यूज मिनट को फाउंड किया, साउथ इंडिया पर फोकस डिजिटल जर्नलिज्म। लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। मीडिया बायस फैक्ट चेक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने इसे लेफ्ट सेंटर्ड बायस बताया। बीजेपी और हिंदू रिलेटेड कवरेज में मिसलीडिंग नैरेटिव्स के डॉक्यूमेंटेड मामले सामने आए। आलोचकों ने इसे टीएन मूसारौली का नाम दे दिया, यानी डीएमके का अनौपचारिक मुखपत्र। और फरवरी 2026 में द कम्युनिटी ने एक विस्तृत लेख में लिखा कि चित्रा उन पत्रकारों में है जो खुद को एथिक्स का पहरेदार बताती है, लेकिन अपने फेवरेट पॉलिटिकल कैंप को बचाने के लिए पत्रकारिता को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। अब वापस उस ट्वीट पर लौटते हैं। एक 3 हफ्ते पुरानी सटायरिकल पार्टी, एक वायरल इंस्टाग्राम मूवमेंट, और चित्रा सुब्रमण्यम उसे 1974 के जेपी आंदोलन, यानी भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक जनक्रांतियों में से एक के बराबर रख रही है। ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। जेपी आंदोलन ने सालों की तपस्या, जेल, लाठी और वास्तविक जन संगठन से इतिहास बनाया था। सीजेपी 3 हफ्ते में इंस्टाग्राम पर बनी, वायरल हुई और अपनी डिमांड को ही अपने अधिकार मानकर चल रही है। डेमोक्रेटिक सिस्टम की कोई परवाह नहीं है और जिसका उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन करना है। एक सीनियर जर्नलिस्ट जो इस मूवमेंट को संपूर्ण क्रांति का दर्जा दे, जो इसे देश बदलने वाला बताए, वो पत्रकारिता नहीं कर रही, वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है, एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को लेजिटिमेसी दे रही है, युवाओं की जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन एक स्पेसिफिक दिशा में चैनलाइज कर रही हैं। ये रिजीम चेंज जर्नलिज्म का पुराना और आजमाया हुआ तरीका है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो एक धागा दिखता है जो सबको जोड़ देता है। भारत में सरकारों को अस्थिर करने का, एक खास नैरेटिव सेट करने का एक तय पैटर्न रहा है। हर कुछ सालों में एक हाइप साइकिल तैयार की जाती है, कभी अन्ना हजारे के नाम पर, कभी अरविंद केजरीवाल के नाम पर, तो कभी कन्हैया कुमार के नाम पर। पढ़े लिखे युवाओं और एक्टिविस्ट की एक फौज खड़ी की जाती है, जिसे मीडिया और खास किस्म के बुद्धिजीवी तुरंत क्रांति घोषित कर देते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये हमेशा से होता आया है और लोग और कुछ खास एजेंडावादी पत्रकार संस्था का इस्तेमाल खुद को बड़ा करने के लिए करते रहते हैं। चित्रा सुब्रमण्यम ने भी यही किया। बोफोर्स के नाम पर अपनी साख बनाई, फिर द न्यूज मिनट जैसी संस्थाओं की को फाउंडर बनी। लेकिन जब साख का इस्तेमाल देश के हित में करने की बारी आई, तब वो हमेशा उसी तरफ खड़ी दिखी जहां देश में अस्थिरता या कहीं किसी नई राजनीतिक खिचड़ी को बढ़ावा मिल रहा हो। 3 दशक पहले जो शुरुआत बोफोर्स के बहाने हुई थी, वो आज एक सटायर पार्टी के प्रवक्ताओं में मसीहा ढूंढने पर आकर रुकी है।
ये केवल चित्रा सुब्रमण्यम का पतन नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि कुछ पत्रकार कभी निष्पक्ष खोजी होते ही नहीं। वे या तो जानबूझकर मोहरा होते हैं या अनजाने औजार, लेकिन नतीजा एक ही होता है, व्यवस्था में गंद मचाना, उसे किसी तार्किक अंजाम तक पहुंचाना नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे और भी चैनल है, वहां भी हमें फॉलो जरूर करें।